वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो टॉपिक लेके आए वो एक बहुत कॉमन और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट को जो साइंस से जुड़ा हुआ है उसे कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होना ही चाहिए और होता भी है। तो ये जो टॉपिक हम लेकर आए हैं इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। ये हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये टॉपिक है, जूलॉजी में भी ये टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है और बीएससी ऑनर्स बायोटेक में भी ये टॉपिक है। तो यानी ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है, सब जगह हर तरफ के सिलेबस में आपको ये मिलेगा। अब मेरे ख्याल में कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी को थोड़ा बहुत आइडिया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर होगा। आप सभी लोग स्कूल से जब जो भी स्टूडेंट बायो लेता है शायद सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट जो होता है वो डीएनए से होता है। मतलब डीएनए के बारे में सभी ने थोड़ा बहुत कुछ कुछ पढ़ा होगा। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि एमएससी तक भी स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि डीएनए क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। और ये एक मेजर जेनेटिक मटेरियल है यूकेरियोटिक सेल का और इवन प्रोकैरियोटिक सेल का भी। यदि हम कुछ वायरसेस को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। अब डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन। ये सीक्वेंस में आपको पहले भी कई बार क्लास जब मैंने ली है तो आपको बताया है। और डीएनए का सिग्निफिकेंस ये है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करता है। और ये एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि मेजर वन ऑफ द 4 मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स है जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल भी है। ये यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो नेकेड डीएनए पाया जाता है। डीएनए का मॉलिक्यूल बेसिकली यदि हम बात करें तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है और ये पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये एक दूसरे के आसपास कॉइल हो जाते हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। और ये डीएनए का जो मेन सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, डीएनए की जो डिस्कवरी थी यदि हम उसकी बात करें तो सबसे पहला नाम जो आपको इसमें याद रखना है, ये स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी स्लेट में भी आया था, उन्होंने पूछा था कि न्यूक्लियन वर्ड जो है ये किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था। तो न्यूक्लियन वर्ड जो है ये फ्रेडरिक मैशलर ने दिया था ये वर्ड, है ना। इन्होंने डीएनए को पहचान तो लिया था, आइडेंटिफाई तो कर लिया था, लेकिन ये डीएनए नाम नहीं दे पाए थे, ना स्ट्रक्चर कह पाए थे। ये मैशलर ने न्यूक्लियन वर्ड दिया था, लेकिन बहुत साल बाद जो इसका स्ट्रक्चर है वो पहले फ्रैंकलिन ने दिया, लेकिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि डीएनए इज अ ट्रिपल हेलिक्स, तो उनका दिया हुआ स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो गया। लेकिन जो सबसे सही और एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है वो हम सबको बताया कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, है ना, जिन्होंने कहा था कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। ठीक है, अब यदि मैं डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो आई थिंक हम सबको पता है कि डीएनए जो है वो बेसिक शुगर से बनता है और डीएनए के केस में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो की कहा कि डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनने वाला एक मॉलिक्यूल है। अब न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए, या न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी और इंग्लिश वाले सब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं जो बताऊंगी वैसा ही आप उसको समझें तो याद रहेगा आपको। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किस चीज़ से बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है जो नाइट्रोजनस बेस हैं प्लस शुगर। नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के होते हैं,
साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन और थायामीन, जिनको ब्रॉडली हम कहते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ऐसे चलिए कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, जो प्यूरिन्स होते हैं एडेनाइन और गुआनिन, ये प्यूरिन्स होते हैं, है ना, और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो होते हैं थायामीन और साइटोसिन। तो जब नाइट्रोजिनस बेस में मैं शुगर जोड़ दूं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब मैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं तो मेरा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और जब मैं ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के उनका पॉलीमराइजेशन करा दूं, मतलब मैं नहीं कराऊंगी, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स का पॉलीमराइजेशन कर दें तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और डीएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो जब भी कभी कोई आपसे पूछे कि डीएनए क्या है तो सबसे पहला सेंटेंस होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और मेन जेनेटिक मटेरियल है हमारे सेल्स का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बिल्कुल क्लियर रखिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, डीएनए का बेसिक कंपोनेंट प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन होते हैं एडेनाइन और गुआनिन, और पिरिमिडिन्स होते हैं थायामीन और साइटोसिन, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है SIDE, न्यूक्लियोसाइड, वो कंटेन करता है डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इनको मिला के न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो जाए या कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। तो डीएनए की जो मेन शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, और जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किससे ज्वाइन करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ज्वाइन करते हैं। और किस किस के बीच में होता है ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज? शुगर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसका शुगर एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना, रिजल्टिंग इन एन ऑल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट की बैकबोन जनरेट हो जाती है ना, ऑल्टरनेटिंग शुगर फॉस्फेट की बैकबोन जनरेट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन डीएनए या आरएनए में होता है, डीएनए की बात करें अभी, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं वो जुड़ते कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो क्या कर देती, वो ही डीएनए का बैकबोन बनाती है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों ग्रुप्स, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड की और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन ये जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से पेयर करते हैं, जैसे एडेनाइन सदैव पेयर करेगा थायामीन से बाय अ डबल बॉन्ड, और गुआनिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टोर दी सेम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, है ना, मतलब सेम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दोनों स्ट्रैंड्स में होती है। और अभी हम आगे देखेंगे कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड 5' डायरेक्शन में होता है और दूसरा 3'5' होता है। इनमें से एक स्टैंड जो है वो 5'3' होगा और दूसरा वाला जो है वो 3'5' होगा। आगे मैं डायग्राम में समझाऊंगी, है ना। देन लार्ज पार्ट ऑफ डीएनए इज नॉन कोडिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएससी बायोटेक फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक सेपरेट टॉपिक है कि बॉडी में फंक्शनल डीएनए कितना होता है, जिससे हम सी वैल्यू के नाम से पढ़ेंगे और सी वैल्यू पैराडॉक्स भी पढ़ेंगे। पर सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बॉडी का पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता। हमारी बॉडी का लगभग 2 से 3% डीएनए ही फंक्शनल है। यहाँ जब मैं फंक्शनल डीएनए बोल रही हूँ तो मेरा तात्पर्य उस डीएनए से है जो कोडिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आप सबको यहाँ तक आज पहुँचते पहुँचते ये बात तो ज़रूर पता होगी कि हमारी बॉडी में जो भी सिंथेसिस, जो भी प्रोसेस होती है वो जीन की कंट्रोल में होता है। तो जीन की कंट्रोल में डीएनए से
mRNA का प्रोडक्शन होता है, ये आप ध्यान रखिए। DNA से mRNA बनता है जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और mRNA से प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो पूरा DNA होता है वो फंक्शनल नहीं होता है ना, और केवल कुछ पोर्शन उसका कोडिंग होता है, केवल 2 से 3% DNA फंक्शनल होता है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंट्रॉन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, जो कि ट्रांसलेट नहीं होते प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान, और वो रिमूव भी हो जाते हैं। उसकी बाद में करूँगी जब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊँगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि 98% DNA जो है वो नॉन कोडिंग है, और वो प्रोटीन सीक्वेंस को कोड करने में भाग नहीं लेता। DNA डायरेक्टली प्रोटीन सीक्वेंस कोड नहीं कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। DNA केवल mRNA बना रहा है और mRNA प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब इट इज़ दी 2 सीक्वेंस ऑफ दीज 4 न्यूक्लियोटाइड रन अलोंग दी, ये जो चारों बेस पेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये मैं आगे डायग्राम में समझाती हूँ आपको। RNA स्ट्रैंड्स आर क्रिएटेड यूजिंग DNA। हाँ, DNA से जो है वो RNA स्ट्रैंड बनता है, केवल फ़र्क इतना होता है कि RNA, ये प्रोसेस मैंने बताई ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, केवल फ़र्क इतना होता है कि RNA के अंदर जो होता है वो थायामीन नहीं होता और यूरेसिल होता है। अब क्यों होता है ये बात अभी जब मैं RNA डिस्कस करूंगी तब आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अंडर द जेनेटिक कोड द RNA स्टैंड स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विद प्रोटीन इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये तो ट्रांसलेशन की बात रही। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि DNA जो होता है, मतलब क्रोमोसोम, मतलब DNA जो रहता है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। और ये क्रोमोसोम जो इंटरफेज स्टेज होती है, यानी जो रेस्टिंग स्टेज होती है, उसमें ये क्रोमोसोम लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखे जाते हैं ना, और प्रोफेस में आके ये कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे, बिफोर टिपिकल सेल डिवीजन दीज क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड इन द प्रोसेस ऑफ, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है DNA रेप्लिकेशन में, ये ध्यान रखिएगा। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, उनका जो DNA है वो न्यूक्लियस में होता है। तो आई होप ये बात तो सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं, इसलिए प्रोकैरियोट्स में नेकेड DNA पाया जाता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, इसलिए DNA कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है ना, और DNA में जीन पाया जाता है। देन जो डायमीटर है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो डायमीटर है डबल हेलिक्स का, यहाँ पर ये जो डबल हेलिक्स आपको दिख रहा है, इस डबल हेलिक्स का जो डायमीटर है सेंटर में वो 2 nm है ना, वो 2 nm है ना। और हर बेस पेयर जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिक्स है, इट रिपीट्स एट एन इंटरवल ऑफ 3.4 nm, यानी आप डबल हेलिक्स का जो रिपीट करने का टाइम है, एक बार हेलिकल टर्न आया फिर दूसरा जो हेलिकल टर्न आएगा, तो डबल हेलिक्स का जो रिपीट है वो 3.4 nm पर होगा। और 10 बेस पेयर आएंगे। जो स्टैंडर्ड BDNA हमारी बॉडी में होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम फॉर्म्स देखेंगे, उसमें 10 बेस पेयर पर टर्न आते हैं। ये तो चीज़ें आपको सिंपली रटी होनी चाहिए कि पर टर्न DNA में 10 पेयर आते हैं। दो इसके बीच का जो डिफरेंस है, डबल हेलिक्स का रिपीट का जो इंटरवल है वो 3.4 nm है ना। और कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 nm है ना। 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0. ये 2 बेस पेयर हुए, 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 nm है ना। मतलब एक जो ये 2 बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं, इन बेस पेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.34 nm है ना। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, पूरा DNA हाइड्रोजन बॉन्ड पे टिका हुआ है। एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा, DNA इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि DNA पे क्या चार्ज है, तो मेरे ख्याल में ये मैंने न्यूक्लियोसोम में बताया था कि नेगेटिवली चार्ज होता है DNA, है ना। और एसिडिक इन नेचर होता है, तभी वो बेसिक हिस्टोन से बाइंड करता है। MSc बायोटेक में ये टॉपिक पढ़ाया था कि बेसिक हिस्टोन से इसीलिए बाइंड करता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। देन 2 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। देखिए यहाँ पर जो मेजर ग्रूव है, जो स्टैंड बैकबोन्स आर क्लोजर टूवर्ड्स टुगेदर ऑन वन साइड ऑफ द हेलिक्स देन ऑन द अदर, द मेजर ग्रूव ऑकर्स व्हेन द बैकबोन्स आर फार अपार्ट एंड माइनर ग्रूव ऑकर व्हेन द बैकबोन आर क्लोज टुगेदर। ये आप जो टर्न देख रहे हैं ना, जो मुड़ रहा है, तो ये जो ब्रॉड टर्न है, जहाँ आपको ज़्यादा बेस पेयर दिख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, इसकी
कंपैरिजन में ये जो नीचे वाला है इसमें आपको ज़्यादा बेस पेयर दिख रहे हैं, और घुमाव जो है डीएनए का, मैं बिल्कुल देसी भाषा बोल रही हूँ, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये घुमाव यहाँ पर आपको चौड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर ये जो घुमाव है डीएनए का ये आपको सकड़ा दिख रहा है। तो जहाँ चौड़ा जो घुमाव दिखेगा उसको मेजर ग्रुप बोलेंगे, और जो थोड़ा सकड़ा हुआ घुमाव होगा उसको माइनर ग्रुप बोलेंगे। ये बिल्कुल भी साइंटिफिक भाषा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही थी। आप लिखिएगा वही जो इसमें लिखा है कि मेजर ग्रुप ऑकर्स व्हेन द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज एक सेकेंड, व्हेन द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज ब्रॉड देन मेजर ग्रुप ऑकर्स एंड माइनर ग्रुप ऑकर्स वेयर द बैकबोन इज क्लोज टुगेदर, है ना। मतलब कहने का मतलब यही है कि जहाँ ज़्यादा चौड़ा वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जहाँ ज़्यादा बेस पेयर ज़्यादा चौड़ा घुमाव दिख रहा है वो मेजर ग्रुप है, और जो सकड़ा घुमाव दिख रहा है वो माइनर ग्रुप है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि चार्ज-ग्राफ रूल। चार्ज-ग्राफ रूल का सीधा सच्चा मतलब है कि डीएनए में सदैव नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन, यानी कि जितना ए है उतना ही टी है ना। ए और टी सदैव बराबर होगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि ए और टी जितना है उतना ही जी और सी भी होगा, वो प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है, पर जहाँ ए है वहाँ सामने टी ही होगा। इसलिए जितना ए है, जितना एडेनाइन है उतना ही थायामीन होगा, जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो कभी टाइम मिला तो नेट स्लेट में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है कि अगर एडेनाइन 60% है तो बताइए साइटोसिन कितना % होगा। ठीक है, तो अभी उस चक्कर में मत पड़िए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितना प्यूरिन है दैट विल बी इक्वल टू पिरिमिडीन, है ना। ए इज इक्वल टू टी और जी इज इक्वल टू सी। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए ऑफ एनी सेल फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म शुड हैव 1:1 रेशो। 1:1 रेशो होता है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का, है ना। ये जो डायमेंशंस ऊपर दी थी ये डायग्राम में भी बताइए, ये सारी डायमेंशंस आपको याद रखनी है। देन वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल को हम एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने डीएनए के लिए दिया था। फ्रैंकलिन ने मैंने बताया ट्रिपल हेलिक्स दिया था, इसलिए उनका मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को इन्होंने डबल हेलिक्स बताया। साइड्स ऑफ द लैडर आर मेड ऑफ ऑल्टरनेटिंग शुगर, और ये भी बताया कि जो लैडर, ये जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, इसकी जो साइड्स है ये ऑल्टरनेटिंग शुगर से बनी हुई हैं। ठीक है, 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनाइन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनाइन सदैव थायामीन से पेयर करेगा, डबल बॉन्ड से। गुआनिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगा ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। तो ये सारा का सारा जो है ये वही चीज़ें हैं। और जो डीएनए हेलिक्स है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है। जो बी फॉर्म डीएनए, नॉर्मली हमारी बॉडी में बी फॉर्म का डीएनए मिलता है और वो हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स ही शो करता है। जब भी डीएनए के स्ट्रैंड्स को आप हीट करेंगे तो वो सेपरेट हो जाते हैं, और जब भी वो लो टेम्परेचर पे रहेंगे तो वो वापस से एक दूसरे से हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। पीसीआर पढ़ाओ किसी ने तो हम पढ़ते हैं ना, हीटिंग से हम दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेते हैं, देन एनिलिंग करते हैं उसकी कम टेम्परेचर पे। तो जब भी आप डीएनए को हीट करेंगे तो जो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, और जब उसको कूल करेंगे तो वापस से जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, है ना। जो टेम्परेचर एट विच दी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो हर स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, बी सैंपल ऑफ डीएनए हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट मस्ट हैव जीसी कंटेंट बिकॉज जीसी पेयर हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस भी डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है तो उससे पता पड़ेगा कि उस डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि जीसी पेयर जो है वो 3 बॉन्ड से जुड़ा हो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलॉन्ग द डीएनए मॉलिक्यूल एनकोड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन एवरी प्रोटीन। डीएनए जो है वही एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए ही प्रोटीन बनाएगा, इसलिए डीएनए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रोटीन की फॉर्मेशन में अमीनो एसिड सीक्वेंसेस डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर एक केमिस्ट्री में अलग से टॉपिक है, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड्स को बाइंड करके रखते हैं। बेसिकली जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, और दूसरा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी होता है। मैंने बताया था एडेनाइन थायामीन से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, गुआनिन साइटोसिन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो चीज़ आपको उसमें भी फोर्सेस होल्डिंग में पूरा स्ट्रक्चर ही समझाना है। एक छोटा सा पॉइंट अलग से बना दीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, तो देन ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर का हुआ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि डीएनए के जो फंक्शंस हैं वो क्या
क्या क्या फंक्शंस उसके अंदर डीएनए के होंगे। एक चीज़ इसमें शायद थोड़ी सी मिस हो गई है, मैंने देखी नहीं शायद उसमें, आप लोग इसमें एक डायग्राम ऐड कर लीजिएगा। मैं हुआ तो अलग से फ़ोटो खींचकर आपको दे दूँगी। हम लोग 11th-12th में एक डायग्राम बनाते हैं बायोकेमिकल, उसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, जिसमें क्लियरली जो बॉन्डिंग है वो दिखती है। ये हेलिकल मॉडल के साथ साथ वो बायोकेमिकल मॉडल जो है वो भी हमें बनाना है ना। वो फोटो डायग्राम में आपको अलग से भेज दूंगी, वो आप ज़रूर बनाएं। वो क्लियरली बॉन्डिंग दिखाता है, उसमें कार्बन रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, और एक टी से बाइंड होता हुआ दिखेगा और GC से, वो मैं आपको अलग से भेज दूंगी, है ना। देन फंक्शन डीएनए का क्या होता है, ये मेजर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक सेल से दूसरे सेल तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, है ना। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है, जेनेटिक कोडिंग को डिटरमाइन करता है, और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे इवोल्यूशन, हेरिडिटी, इन सब मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। डीएनए से ही इवोल्यूशन होता है, इसलिए क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। डीएनए की में ही म्यूटेशन होती है जिससे कि इवोल्यूशन को जन्म मिलता है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैरी होती हैं एक से दूसरी जनरेशन, और डिफ्रेंसिएशन होता है ऑर्गेनिजम्स में। देन ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और मोर कॉम्प्लेक्स है ना, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये स्टेबल रहता है। यहाँ पर एक मुझे क्वेश्चन पूछना है, आप लोग मुझे क्लास में इसका जवाब दीजिएगा, या फिर ये यूट्यूब पे जो पोस्ट मैं करूँगी कमेंट में भी लिख के आप जवाब दे सकते हैं कि डीएनए पहले आया या आरएनए, किसी को पता है? और अगर जो भी पहले आया तो दूसरा इवॉल्व क्यों किया? ये दोनों क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा कि डीएनए और आरएनए दोनों में से पहले कौन आया, और जो भी आपका आंसर हो वो उसके लिए क्यों भी बताइएगा कि दूसरे की अगर डीएनए पहले आया आरएनए बाद में आया तो क्या ज़रूरत पड़ी आरएनए की, या अगर आरएनए पहले आया और डीएनए बाद में आया तो डीएनए की क्या ज़रूरत पड़ी? इसका आंसर मुझे ज़रूर करिएगा, है ना। देन रीसेंट एडवांसेस डीएनए की जो रिसर्च है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड हुई है। 2017 में एक कॉमन जो जर्नल है साइंस का, उसने ये बताया कि रैंडम मिस्टेक्स इन डीएनए, नॉट हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर, अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ कैंसर म्यूटेशंस इन दी सेल्स। मतलब कैंसर जो है उसका जो मेन कारण है वो डीएनए के अंदर मिस्टेक्स या डीएनए का म्यूटेशन उसका कारण है। देन 2017 में breakthrough was the first sequencing of DNA from Egyptian mummy। DNA सीक्वेंसिंग करी गई किसकी? इजिप्शियन ममी की। ममी समझते हो ना, इजिप्ट में पाए जाते हैं, उनकी DNA सीक्वेंसिंग करी गई। ओके, देन उसके बाद 2017 में ही डीएनए वॉज यूज एज ए कोड फॉर ईच पिक्सल ऑफ मूवी। दिस रिजल्ट्स वर पब्लिश इन जुलाई 2017। नेचर करके, नेचर बहुत बड़ा जर्नल है, सबसे बड़ा और माना हुआ जर्नल लाइफ साइंसेस का माना जाता है। उसके अंदर डीएनए को कोड, किसी मूवी के पिक्सल को कोड करने के लिए यूज़ करा गया था। देन पॉइंट इज़ नॉट टू स्टोर वीडियो इन बैक्टीरिया सेड द ऑथर। ये सब देने की ज़रूरत नहीं, आप तो केवल ये याद रखिएगा इजिप्शियन ममी की जो डीएनए कोडिंग हुई थी वो, है ना। नेचर में जो डीएनए को एज अ पिक्सल यूज़ करा गया था, बस ये एक लाइन याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट टाइम डीएनए की सीक्वेंसिंग हुई वो 2017 में ममी की सीक्वेंसिंग हुई। सीक्वेंसिंग तो बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन इजिप्शियन ममी की सीक्वेंसिंग 2017 में की गई। और ये भी याद रखिएगा कि जो म्यूटेशंस होते हैं 2017 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया कि डीएनए में होने वाले म्यूटेशन से कैंसर कॉज होता है, न कि कोई और कारण से। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। एक मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल डायग्राम है वो भी मैं आपको अलग से दे दूँगी। एक तो वो बनाइएगा और एक ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा जिसमें सारी डायमेंशंस, मेजर, माइनर, प्रूफ होता है। चार्ज-ग्राफ रूल को ज़रूर मेंशन करिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, चार्ज-ग्राफ रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। थोड़ा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड को समझाइएगा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।